लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन की सर कहाँ आता है एग्जैक्टली कि सर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल एज पर सेक्शन 10 एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल if it is having lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement under the law. Okay sir, ये कर लिया फ्री कंसेंट वाला चैप्टर, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. Competency to contract, a person is said to be competent to contract if he is of sound mind, plus he is a major aged person, and plus he has not been specifically disqualified by law. कानून में उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, तीनों बातें यदि पूरी हो रही है तो इज कॉम्पिटेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन. ठीक है सर. सर कोई भी एग्रीमेंट का लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर कंसिडरेशन तो होना चाहिए. ये अपन ने कहां से देखा कि सर एग्रीमेंट में जब तक प्रॉमिस में कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ेगा नहीं दोनों पार्टीज के लिए, तब तक वो एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता. सो बोथ द पार्टीज मस्ट हैव कंसिडरेशन. सर कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए कि सर ब्राइब के नेचर में नहीं या ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, तो फिर वो लॉफुल कंसिडरेशन होएगा. ठीक है सर. लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है सर? कोई भी काम जो कि लॉ में के हिसाब से सही हो और लॉ में मना नहीं किया गया हो, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. ओके सर. सर जैसे मर्डर करने के ऑब्जेक्टिव के साथ में बना रहे हैं तो वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो सर ऐसे हमको 5 या 6 इंस्टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे कि सर कौन से वाले लॉफुल ऑब्जेक्ट हैं, कौन से वाले लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है. सर लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन वैसे तो अलग अलग चीजें होती हैं. आप भी जानते हैं ऑब्जेक्टिव जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, और कंसिडरेशन सर जैसे नॉर्मल कंसिडरेशन, घर दिया, बाइक दी, बदले में पैसे दिए. ठीक है सर. तो सर many a times although these two are different, but many a times we are unable to differentiate कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है या फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल है. हम ये तो जानते हैं कि अनलॉफुल चीजें आ रही है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसको लॉफुल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बोले अनलॉफुल कंसिडरेशन बोले, बिकॉज दोनों आपस में इतने ज्यादा इंटर रिलेटेड हैं. ठीक है. तो सर आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन की. सर ये कहां से आ रहा है? एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सिएबल इफ इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड एग्रीमेंट इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट. सर लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन आ रहा है, ये सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ रहा है. ठीक है सर. According to section 23, an agreement is enforceable by law must be for lawful object and consideration. If both the object and consideration of an agreement is not lawful, it is void. सर ऐसा नहीं हो सकता कि लॉफुल ऑब्जेक्ट तो लॉफुल कंसिडरेशन तो है लेकिन लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है. सर हमें तो दोनों लॉफुल चाहिए, तब जाके वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल होगा. ठीक है सर. एग्जाम्पल क्या है कि सर मिस्टर सम्यक हैं, मिस्टर सम्यक सीए बन चुके हैं, उन्होंने खूब मेहनत करी कि सर कहानी में सुनने में तो अच्छा लगता है पर एक्चुअल में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. सम्यक भूटान भी घूम के आ गया है, अब थोड़ा सा लॉ की किताबों में घूमना. ठीक है, पीछे मत रहना इसमें भी. तो सर नेक्स्ट. तो सर सम्यक सीए बन गया, लेकिन सम्यक का ड्रीम था क्या? गवर्नमेंट जॉब करूंगा मैं तो. अरे ऐसा क्यों कि सर इसमें हम सरकार के वो बन जाते हैं क्या, जवाई बन जाते हैं, सरकार के जवाई. सरकार एक बार हमको नौकरी पे रख ले तो हमको निकाल नहीं सकती. हाँ मेंटेलिटी होती है सर, प्राइवेट जॉब में कभी भी लात पड़ सकती है, लेकिन सरकारी जॉब में कम से कम जॉब गारंटी टाइप ऑफ थिंग होती है, लिखी हुई कहीं नहीं है पर होती है. ठीक है सर. तो सम्यक का इरादा ये था. अब सम्यक ने क्या किया, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो एचआर मैनेजर था, जो लोगों को जॉब पे रखने का काम करता था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसके साथ में एक ऑफर दिया, तू मुझे गवर्नमेंट जॉब दे, मैं तेरे को 20 लाख रुपए दूंगा. ओके सर. सर कर तो रहा है सर, लेकिन 20 लाख रुपए किस नेचर में है कि सर ब्राइब के नेचर में है या नहीं है? यस सर. तो लॉफुल कंसिडरेशन. कुछ नहीं कर रहा है, जॉब लेने के लिए ही पैसे दे रहा है, लेकिन सर ये ब्राइब के नेचर में हो गया या नहीं हो गया? यस सर. तो लॉफुल कंसिडरेशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हुआ. तो सर
क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन वाला पोर्शन मिसिंग हो गया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी देख लिया। अब अपने को ये देखना है कि सर वो कौन सी 6 कंडीशंस हैं जहां पर व्हेन एन ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज सेड टू बी अनलॉफुल। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सर स्टेट द वेरियस सिचुएशंस अंडर विच एन ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड एज अनलॉफुल। डायरेक्ट पूछ ले, बहुत अच्छी बात है। इंडिविजुअल किसी भी पॉइंट पे इनडायरेक्ट केस स्टडी बना के भी पूछ सकता है, तो सर डायरेक्ट आता है तो इनडायरेक्ट भी आ जाएगा, कोई एप्लीकेशन बेस्ड भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पहला, when an object or consideration is considered as unlawful का पहला पॉइंट, सर when it is directly forbidden by law, जब कानून में सीधा सीधा मना कर दिया गया हो कि आपको ये काम नहीं करना है। when if it is forbidden by law, कि सर कैसे, कि सर किसी को बीटिंग देके और कॉन्ट्रैक्ट बनाना या सुसाइड की धमकी देना, ये सब कानून में मना किए गए हैं। किडनैपिंग करना मना किया गया है, तो किसी को किडनैपिंग करने के लिए आपको 10 लाख रुपए में मैं उसको किडनैप करके दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, ऐसा नहीं बनाना है। तो कोई भी काम यदि लॉ में फॉरबिडन है तो उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो फिर आपको वो काम करने के लिए एग्रीमेंट नहीं बनाना है। कि सर कब अनलॉफुल है? व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, कानून में कब मना किया गया है? सर या तो क्रिमिनल लॉ में मना किया गया है, या तो क्रिमिनल लॉ में मना किया गया है। जैसे कि पहले आईपीसी था, अभी भारतीय न्याय संहिता कर दिया, आईपीसी हट चुका है। हालांकि हमारे को अभी तक आरटीपी नहीं आया है, तो आरटीपी के हिसाब से जब फाइनल होगा, जहां जहां वर्ड आईपीसी है उसकी बजाय कोई दूसरे एक्ट का नाम यूज करना है, देन इट्स फाइन। बट अभी तक जब तक चेंजेस हमको नोटिफाई नहीं किए जाते, हम आईपीसी ही यूज करेंगे। ओके सर। सो इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ अंडर द क्रिमिनल लॉ, इफ सर कब लॉ में मना किया गया है? जब इट इज पनिशेबल अंडर द क्रिमिनल लॉ। सर मान लो हमारा आरुष है, उसने किसी को बीटिंग देके और काम कराया है, तो सर इफ इट इज पनिशेबल, सर किसी को बीटिंग देते हो तो इट इज पनिशेबल अंडर लॉ नॉट? यस सर। तो सर ऐसे कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है या एग्रीमेंट नहीं बनाना है विच इज पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। सेकेंड, सर जरूरी नहीं कि क्रिमिनल लॉ में ही चीजें मना करी गई हो, कोई दूसरे स्पेशल लेजिस्लेशन में भी। व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेशन? की सर लॉ, कोई दूसरे स्पेशल लेजिस्लेशन में भी उस चीज को मना किया गया हो सकता है अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल लॉ। जैसे कि सर फैक्ट्रीज एक्ट समझ लो। फैक्ट्रीज एक्ट में बोला गया है कि सर जब तक फैक्ट्रीज में प्रॉपर सेफ्टी के साधन नहीं हो, तब तक वहां पर वुमेन लेबर को काम नहीं करना है। या फिर वुमेन लेबर के लिए क्रैच होना चाहिए, उनके बच्चों के लिए, वुमेन लेबर के लिए नहीं, क्रैच होता है ना, छोटे बच्चे वहां पर जब तक लेडीज काम करेंगी तब तक। सर तो सर क्रिमिनल लॉ में नहीं, अदर लेजिस्लेशंस में भी यदि किसी काम को मना किया गया है तो उस काम के लिए एग्रीमेंट नहीं बनाना है। ठीक है सर, चलिए। तो सर एग्जाम्पल है, तुमने संता बंता और अंता के बड़े जोक सुने होंगे। हाँ सर, सुने तो नहीं है। तो अंता प्रॉमिस्ड बंता टू पे ₹1 लाख फॉर मर्डर ऑफ संता, ठीक है, और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो सर किलिंग किस, कहां पर पनिशेबल है? कि सर आईपीसी में पनिशेबल है। देयरफॉर प्रॉमिस इज अनलॉफुल एंड वॉइड। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ में बन रहा है, मर्डर करने के लिए बन रहा है, तो सर ऑब्जेक्टिव ही खोटा है। तो सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर, ये एग्रीमेंट की स्टेज पे ही रुक जाएगा। क्यों? Contract is an agreement which is legally enforceable. An agreement is legally enforceable if it is having lawful object and lawful consideration. सर ये मिसिंग हो गया, तो सर ये मिसिंग हो जाएगा, तो सर ये शुरुआत से बस यही रुक जाएगा, यानी कि शुरुआत से गलत एग्रीमेंट ही हो जाएगा। कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाएगा, कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है जी, चलिए समझ में आ तो गया सर। पर इसमें कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों अनलॉफुल है ना? कंसिडरेशन तो देख ऐसा है कि
कोई जैसे ब्राइब का नेचर में हो गया तो वहां पर, अब इसमें अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव है, जो अभी ये वाला अंता बंता संता वाला एग्जांपल लिया ना, मर्डर करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है। और जब मैंने ये पढ़ाने स्टार्ट किए थे सम्यक, तो उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि सर लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन में ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिफरेंशिएट करो, बताओ लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं, क्योंकि दोनों आपस में इतने इंटरमिंगल्ड हैं। हमें तो बस ये बोलना है, सिंस दिस इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो इधर तो अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मर्डर करने का ऑब्जेक्टिव है, तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव के साथ में बन रहा है, हर जगह नहीं कर पाओगे। ठीक है, कि सर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बोले या अनलॉफुल कंसिडरेशन बोले, बस बोल देना अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन नहीं है। इसलिए इसलिए यदि आइडेंटिफाई कर पाओ बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट वो लिखना, नहीं तो अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन है, इसलिए ये वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। आरुष मुंदड़ा, समझा सर। एक फीस में दो दो जने पढ़ाई कर रहे हैं क्या? नहीं क्यों? कोई तेरा ब्रदर या सिस्टर आके, ब्रदर आके पीछे से झांका अब उसने मैं बस। देख रहा था क्या लिख रहा हूँ। वो हाँ, तो साइंस पढ़ता है, वो क्या पढ़ेगा सही। अरे कोई बात नहीं, मैं का एक फीस में दो दो जने पढ़ाई कर रहे हैं क्या? कोई बात नहीं। चलो आ जाओ। सेकंड, when an object or consideration is unlawful is, sir, when it is of such a nature that if permitted would defeat the provisions of any law। सर ये और फर्स्ट पॉइंट में क्या फर्क है कि सर फर्स्ट पॉइंट में तो डायरेक्टली कानून ने मना किया हुआ है, ठीक है, सेकंड पॉइंट में सर कानून में डायरेक्टली नहीं मना किया गया है। आप क्या करते हो, कानून में कोई चीज जो करना मना किया गया, आप पतली गली निकालते हो, उसकी पतली गली मतलब समझते हो, बाईपास निकालते हो, और आप डायरेक्ट कानून तोड़ने से बच रहे हो। लेकिन आप काम जो कर रहे हो उसका इफेक्ट वही है जैसे आपने कानून तोड़ दिया हो। कैसे, कि मैं आपको बताता हूं कि सर आपने डायरेक्टली तो कानून का कोई प्रोविजन नहीं तोड़ा, लेकिन आपने काम वही किया है जिससे कि लॉ का कोई प्रोविजन डिफीट हो गया हो। कि सर कैसे? ऐसे, हमारी जो श्रेया बियानी है वो बड़ी धन्ना सेठ है। बियानी कहाँ पर है? सर नेट इशू। नेट इशू, सबने एक शब्द पकड़ लिया, ये पारुल मैम की क्लास होती ना तो नेट इशू को भी, मतलब कहते हैं ना ऑनलाइन क्लास होती तो नेट वालों को भी जबरदस्ती नेट देना पड़ता, पारुल मिस की क्लास होती तो। हाँ, चलो आ जाओ। तो सर हमारी श्रेया बियानी है, ये धन्ना सेठ है। धन्ना सेठ ऐसे कि इसके पास में नारिमन पॉइंट पे चार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, नारिमन पॉइंट पे चार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आधे आधे फ्लोर इसी के हैं। चार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में मेकर चैम्बर 1, मेकर चैम्बर 2, ऐसे इसमें आधे आधे फ्लोर्स इसके हैं। ठीक है, अब सर जब आपके पास में कोई प्रॉपर्टी होती है तो इतना तो आपको शायद समझ होगा कि उस पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है हर साल। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स इन द सेंस कि सर वो उस पे बृहन मुंबई महानगर पालिका किसी भी नाम से कुछ ना कुछ हर साल रिकरिंग टैक्स लेती है आपसे। अब बियानी तो बियानी है कि सर अ, कैसे धन्ना सेठ बनी कि यही सब टैक्स वैक्स बचा लेती थी, हर साल बचा लेती थी, मतलब भरती नहीं थी। तो सर अब ओके, सरकार भी कितने दिन रुकेगी? सरकार के लॉ में प्रोविजन था कि यदि कोई बंदा एक पर्टिकुलर सालों तक टैक्स नहीं भर रहा है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकती, कुर्क मतलब उसको सील करके और उसका ऑक्शन कर सकती है, अपना पैसा ले सकती है, और बचा हुआ पैसा जो है वो जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसको दे देगी। मतलब सरकार के पास में राइट होता है कि यदि आप ये टैक्स नहीं भरो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर यानी कि श्रेया बियानी ने यदि फॉर एग्जाम्पल 5 साल तक टैक्स नहीं भरा इस पे, तो सर सरकार के पास में राइट है वो प्रॉपर्टी कुर्क कर ले, उससे अपना पैसा वसूल, ऑक्शन कर दे, उससे अपना पैसा वसूल ले, और बचा हुआ पैसा यदि कुछ है तो श्रेया बियानी को दे देगी। ओके सर। उस कानून में जो सरकार का था उसमें यह भी था कि ये जो ऑक्शन है उसमें ओरिजिनल ओनर खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है।
ओरिजिनल ओनर खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, यानी कि श्रेया बियानी खुद इस ऑप्शन में अपने ही फ्लैट के लिए बोली नहीं लगा सकती है या अपने ही फ्लोर के लिए बोली नहीं लगा सकती। तुमको सिचुएशन समझ में आ गई? यस, ठीक है। अब समझो, ठीक है, श्रेया बियानी ने अपने एक मित्र को तैयार किया, श्रेया कर्नावट को। देख, एक काम कर, मैं तो जाके बोली लगा नहीं सकती हूँ, तू बोली लगा ले, जितने भी रुपए पे तू वो फ्लोर खरीदेगी उतने में मेरे को बेच देना, मैं तेरे को पैसा ट्रांसफर कर दूंगी और तू मेरे को वो फ्लैट मेरे नाम कर देना, तो एक बार फ्लैट वापस मेरे नाम हो जाएगा। ठीक है सर, डायरेक्टली तो लॉ को ब्रीच नहीं कर रही है क्योंकि खुद तो जाके बोली नहीं लगा रही है, लेकिन इनडायरेक्टली वही काम किया जिससे कि लॉ डिफीट हो गया अपनी फ्रेंड के थ्रू। इनडायरेक्टली वही काम कर लिया जिससे कि लॉ डिफीट हो गया अपनी फ्रेंड के थ्रू। बोलो समझ में आया? यदि एग्रीमेंट इस नेचर का है कि उसको परमिट किया गया, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। यस सर। तो सर इस ऐसे एग्रीमेंट्स का भी लॉफुल ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन नहीं होता है। ठीक है सर, तो अभी तक दो चीज पढ़ ली। यदि कानून में कोई चीज मना करी गई है तो सर उसके लिए अपने को एग्रीमेंट नहीं बनाना है। सर सेकंड चीज कि सर कानून में डायरेक्टली कोई चीज मना करी गई है तो आप उसे ना तो नहीं बोलते हैं, आप वैसा काम तो नहीं करते, लेकिन आप काम वही कर रहे हैं, that you are bypassing the provisions of law, you are defeating the provisions of law indirectly। सेकंड पॉइंट समझ में आया? यस सर। इसको एक और तरीके से समझो, कभी आप मुंबई से पुणे जाते हैं, यस सर, मुंबई से पुणे जाते हैं सर, रास्ते में कुछ सिटी ए और सिटी बी भी पड़ती होगी ना? यस सर, ये सिटी ए, ये सिटी बी, यस सर। तो आपने कभी, यदि इन सिटी के अंदर से आपकी कार या बस निकलेगी तो आपको सिटी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा और लेट होगा ना? यस सर। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इन शहरों के बाहर से एक रास्ता देते हैं जिसको बोलते हैं बाईपास। आपने इन दो रूट्स को बाईपास कर दिया, यानी कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी, मुंबई से पुणे पहुंच गए आप। ठीक है, जो काम नहीं करना था, इस तरीके से नहीं करना था, वो बाईपास रूट से कर लिया आपने बिना कानून तोड़े। बात समझ में आई? यस सर। हार्ट का भी बाईपास होता है, बाईपास सर्जरी समझे आप लोग? क्या होता है सर, हार्ट की एक नर्व होती है जो यहां से यहां जा रही, मेन नर्व होती है सर, इसमें बीच में ब्लॉकेज आ जाता है बहुत ज्यादा। आप जैसे बहुत ज्यादा चॉकलेट्स और मिठाइयाँ और ये सब खाते हो ना, डायबिटिक होके यहाँ पर क्या है, ओवर द टाइम घी तेल खूब सारा खाया तो ये नस ब्लॉक हो गई, तो अब सर ब्लड फ्लो हो ही नहीं पा रहा है। तो उस केस में डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पैर से एक दूसरी नस निकालते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं ताकि ब्लड फ्लो क्या है, यहाँ की बजाय यहाँ से हो जाए। सो आप काम वही कर रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचने का। कानून में यदि मना किया गया है तो आप दूसरे तरीके से पहुंच जाते हो। सो यू आर डिफीटिंग द पर्पस ऑफ लॉ। अब तो समझ में आ गया होगा और अब याद रह जाएगा तुमको कि सर डायरेक्टली नहीं, पर हमने काम वही किया है जिससे कि लॉ के प्रोविजंस डिफीट हो जाए, तो वो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नहीं है। तो श्रेया बियानी और श्रेया कर्नावट के बीच में जो एग्रीमेंट है इसका कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो एक्ट इज नॉट एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय लॉ, डायरेक्टली मना नहीं किया गया है, लेकिन however if permitted it would defeat the provisions of any law। सर वो कानून के प्रोविजन को डिफीट ही कर देगा। ठीक है, तो सर ये जो एज एस्टेट वाला है ये श्रेया बियानी वाला ही एग्जाम्पल है, पढ़ लोगे समझ जाओगे। नेक्स्ट, अब ए और बी एक तरीके का, इसी का सेकंड एग्जाम्पल, ए और बी एक तरीके का एग्रीमेंट कर रहे हैं टू कैरी ऑन बिजनेस विद एन एग्रीमेंट that they would not enter into some of the business transaction in books of accounts with a view to evade tax। कि सर हम कुछ ट्रांजैक्शंस जो हमारी फर्म के थ्रू हुए हैं वो हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे नहीं, जिससे कि इनकम कम होगी तो टैक्स कम देना पड़ेगा। So one of the partner brought an action against other for recovery of amount due to him, held the same was not enforceable because it was aimed at defeating the provisions of tax law। सर एक्स और वाई ने आपस में एग्रीमेंट किया कि सर जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से काफी सारे ट्रांजैक्शन हम दिखाएंगे ही नहीं। अब वो ट्रांजैक्शन का सारा पैसा वाई के पास पड़ा था, तो एक्स वाई से
केस कर रहा है कि वो जो बचा हुआ पैसा था वो उसमें से मेरे को दे। अरे सर आप काम वही कर रहे हो, डिफीटिंग द प्रोविजन। इस एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा ये बियानी वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको ले लेना। मुंदड़ा क्या हुआ बोल। सर वो सर ऐसा अकाउंट्स में एंट्री नहीं करना फॉरवर्डन में लॉ नहीं है क्या डायरेक्टली? फॉरबिडन बाय लॉ है, बिल्कुल है। आप तो टैक्स इवेड कर रहे हो, टैक्स गलत कर रहे हो, तो डायरेक्टली वहां पर हाँ, सर। लेकिन क्या ये तो डायरेक्टली है। डायरेक्टली तो वो हो गया कि वो आप क्या कर रहे हो कि आपस में एग्रीमेंट बना रहे हो कि हम कुछ नहीं करेंगे और बाकी का पैसा तू मेरे को देगा, तो वो भी एज ए अच्छा तो ठीक है ना, वो प्रोविजन ऑफ ठीक है। लॉ ना। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, इससे अच्छा है बियानी वाला एग्जांपल उठाना। चलो नेक्स्ट, थर्ड, व्हेन an object or consideration is said to be unlawful if it is fraudulent, यदि उसका उद्देश्य किसी के साथ में धोखा करने का है तो agreement with intention to defraud others, creditors, revenue authorities, general public, ऐसा एग्रीमेंट void होता है। यदि आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं जिसका उद्देश्य ही किसी को धोखा देने का है तो उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। Sir, A, B, and C enter into an agreement for sharing gains acquired by fraud. This is a fraudulent and void type of agreement. Sir, A, B और C तीन दोस्त थे, मिलके एक फर्म खोली, आपस में एग्रीमेंट बनाया कि हम तो लोगों से धोखे से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे और वन फाइन डे लेके भाग जाएंगे और तीनों 33.33% शेयर कर लेंगे। सर इस एग्रीमेंट का उद्देश्य लोगों के साथ में धोखा करने का था, ठीक है, तो सर इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो इट इज वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। क्या अब इसमें क्या बताऊं मैं आपको। नेक्स्ट, सर इफ दैट एग्रीमेंट इज सच दैट इट इन्वॉल्व्स और implies इंजरी टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। सर कोई एग्रीमेंट ऐसा बना रहे हैं जिससे किसी पर्सन को इंजरी हो या उस पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो सर इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट। कैसे कि सर मान लो आरुष मुंदड़ा को एक दिन बहुत गुस्सा आया। किस पे गुस्सा आया इसको कि सर इसको दर्श जैन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, ठीक है, तो इसने आरुष मुंदड़ा ने एक लोकल गून था उसके साथ में एग्रीमेंट बनाया, जा उसको पिटाई लगा के आ, मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। सो ये एग्रीमेंट क्या है, इट इज इन्वॉल्विंग इंजरी टू अनदर पर्सन, सो नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, सो इट इज having unlawful object or consideration, so it's a void agreement, ठीक है सर। सर या फिर इसने ऐसा गून को ऐसा बोला, गुंडे को ऐसा बोला, जाके दर्श जैन की मोटरसाइकिल में आग लगा के आ जा, सो दर्श जैन को डायरेक्टली हार्म नहीं हुआ, उसकी प्रॉपर्टी को भी तुम कोई इंजरी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एग्रीमेंट क्या है, इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, तो लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो दैट्स व्हाई if an agreement is involving or implies injury to person or property of another, then it is not having lawful object, hence it is a void agreement. Next, if the courts regard it as immoral, यदि कोर्ट उसको इमोरलिटी से भरा हुआ एग्रीमेंट मानता है तो कोर्ट मान सकता है, आपके मानने या मानने से नहीं होगा। कोर्ट यदि उसको इमोरल मानता है तो कोर्ट्स रिगार्ड इट एज इमोरल। देखो ए ने A gave a sum of money to B, a married woman, to enable her to obtain divorce from her husband and then marry him. Held that the agreement was immoral. Immorality से भरा हुआ है यार, किसी का गृहस्थ वो फैमिली खराब करके और आप ये सब एग्रीमेंट्स बना रहे हो, so this agreement is immoral as per court of law, then it is not having lawful object or lawful consideration, then it is a void agreement, ठीक है। So held that agreement was immoral and A could not recover the money back। ये मनी बैक वाली चीज अलग से समझानी पड़ेगी। सर आ जाओ सेक्शन 64 और सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, ये आगे तक काम आएगा, बहुत ध्यान से समझना, ये आगे तक काम आएगा।
कम ऑन लेट अस गो डायरेक्टली स्विच टू सेक्शन 64 एंड 65। देखो सेक्शन 64 क्या कहता है, consequences of rescission of a voidable contract। ध्यान रखना सेक्शन 64 voidable की बात करता है और सेक्शन 65 void एग्रीमेंट void की बात करता है, void एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि 64 को हमको किससे कनेक्ट करना है कि सर voidable से कनेक्ट करना है और 65 को void से कनेक्ट करना है, चाहे वो void एग्रीमेंट हो या void कॉन्ट्रैक्ट हो। ये चीजें है ना, नोट कर लेना, ये कोई इस तरीके से समझाएगा नहीं तुमको और आगे बहुत काम आने वाली है। सर मान लो दर्श जैन ने बाय सम फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन आरुष मुंदड़ा के साथ में कोई एक एग्रीमेंट बनाया। ठीक है सर, जहां पर इसने अपनी कार जानबूझ के उसको कुछ क्वालिटीज बता के बेच दी जो उसमें नहीं थी और इसने भी 2 लाख रुपए दे दिए। बाद में आरुष मुंदड़ा को पता पड़ा या तो इसके साथ में फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो सर कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो आरुष मुंदड़ा चाहे तो उसके साथ में एग्री आगे बढ़ सकता है, चाहे तो रिसेंड कर सकता है। ठीक है, इसने रिसेंड करने का नक्की किया, रिसेंड करने का नक्की किया, बोला कोर्ट में जाके कैंसिल कराऊंगा, कैंसिल करा भी लिया। तो सर अब क्या होगा कि सर इसको तो इसकी कार वापस लौटानी पड़ेगी और इसको इसके 2 लाख रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जब आप जाके रिसेंड कराते हो तो दोनों पार्टीज को करीब करीब एक्चुअल पोजीशन में आने की कोशिश करनी होती है। ये होता है सेक्शन 64 व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ठीक है, तब यदि आप उसको खत्म करा रहे हो तो सर दोनों पार्टीज को ओरिजिनल पोजीशन में आने की, तो एक दूसरे से जो भी लिया है उसको रिटर्न करने का ध्यान करना है। सर आपको 2 लाख रुपए रिटर्न करने हैं और आपको कार रिटर्न करनी है। बात समझ में आई, बात समझ में आई? ये सर, तो ये हो गया सेक्शन 64 अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, वही कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आ जाओ वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड। वॉइड में वॉइड एग्रीमेंट और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझाता हूं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दर्श जैन? सर पहले वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था बट फिर चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस या चेंजेस इन लॉ के कारण वो वॉइड हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बिल्कुल सही, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन लॉ। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। यस सर, समझाया, बिल्कुल सही है। यस सर, तो और यदि मैं इसको डिफाइन करने को बोलूं तो एन एग्रीमेंट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, ऐसे लिखना है। ठीक है सर, सर एग्रीमेंट भी मतलब डेफिनेशन भी आ जाए तो वो भी याद होनी चाहिए हमको। ठीक है, चलिए सर, बच्चे की जान लोगे क्या? अब यार मैं क्या करूं यार, है जो है, मेरा काम है तुमको सही रास्ता दिखाना जिसपे चल के तुम अपनी मंजिल पे पहुंचो। तो रास्ता तो मुझे सही दिखाना ही पड़ेगा। यदि डिफाइन करने को आए तो डेफिनेशन के तौर पे ही लिखी जाएगी। ठीक है, तो सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मान लो दर्श जैन ने आरुष मुंदड़ा को के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया कि सर अगले महीने की 31st को मैं अपनी कार ये वाली जो है वो तेरे को दूंगा। और आरुष मुंदड़ा ने कहा ये 5 लाख रुपए तू अभी पकड़ ले यार, क्या है फिर मेरे पास जेब में रहते तो खर्च हो जाते हैं, मेरी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि जेब में रखूंगा तो खर्च कर दूंगा, इसलिए तू अभी पकड़। ठीक है, तो सर इसको तो अभी कंसिडरेशन मिल गया, जबकि आरुष को कार कब देनी है कि सर फ्यूचर कंसिडरेशन 31st को कार देनी है। ओके सर, हुआ ये कि 25th ऑफ दिस मंथ को कार का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि सर अब वो बिखर गई, अब वो पहले वाली सिचुएशन में आ नहीं सकती। तो क्या अब इसमें परफॉर्मेंस दिया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट में अपने अपने ऑब्लिगेशंस का? नहीं सर, 10 दिन अब वो कार नहीं दे पाएगा। सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सर अब सेक्शन 65 बोलता है, वही जो सेक्शन 64 में वॉइडेबल के लिए पढ़ा, वही सेक्शन 65 में वॉइड के लिए पढ़ रहे हैं कि सर इसको
इसका 5 लाख रुपए अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वापस लौटाना पड़ेगा। इसको क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अब कोर्ट में एनफोर्सेबल है? नहीं सर, वैलिड वॉइड में कन्वर्ट हो गया। वॉइड वर्ड का मतलब यही है जो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। तो सर पहले सही था, अभी ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांस डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये खराब हो गया है। तो सर अब ये वापस ये आरुष मुंद्रा ये कहते हुए कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकता, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है यदि इसको गाड़ी कहीं से भी लाके देनी पड़ेगी ना। ऐसा कह के ये कोर्ट में नहीं जा सकता। कोर्ट बोलेगा बच्चे गाड़ी खराब हो चुकी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो गया, कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, चुपचाप अपना पैसा वापस ले लो। ठीक है। तो सर 10 जैन ने आरुष मुंद्रा को अंडर सेक्शन 65, आरुष इतना जरूर कर सकता है कि ठीक है मेरा पैसा तो मेरे को लौटा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जा। ठीक है। यस। तो क्या ये वॉइड में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट समझ में आया? यस सर। अब वॉइड एग्रीमेंट वाले पॉइंट में कैच है, वॉइड एग्रीमेंट वाले पॉइंट में कैच है। सर क्या कैच है कि सर इतनी सी बात समझनी है, कैच नहीं बस समझना है कि सर वॉइड सेक्शन 65 दो चीजें होती है सर, वॉइड एग्रीमेंट होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको समझा दिया। यस सर। वॉइड एग्रीमेंट फिर दो तरीके का होता है। श्रेया बियानी बता कौन से दो तरीके का होता है? श्रेया बियानी बता। बियानी नेट लूज है का मतलब ये नहीं है कि आवाज भी लूज हो जाएगी। श्रेया बियानी। सर एक होता है वॉइड ab initio देख और एक होता है जो बाद में वॉइड होता है। बाद में वॉइड नहीं होता तो शुरुआत से गलत है, बट बाद में डिस्कवर होता है, पता बाद में पड़ता है कि हम शुरुआत से गलत थे। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। देख के बताती है रे मेरे को, है नहीं सर, ये अनम्यूट ही नहीं हो रहा। अनम्यूट ही नहीं हो रहा था, वाह। सर वॉइड एग्रीमेंट क्या सर? जो शुरुआत से गलत होता है सर, उसमें भी दो कैटेगराइजेशन है, एक तो वॉइड ab initio एंड सेकेंड डिस्कवर्ड टू बी वॉइड सब्सिक्वेंटली आफ्टरवर्ड्स। कैसे कि सर यदि आपने किसी माइनर के साथ में एग्रीमेंट बनाया है तो आप शुरुआत से गलत हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, ये इस जगह आ गया। और डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, सर एक्स ने वाई को बोला मेरा शिप आ रहा है चाइना से, उस पे जो 10 कंटेनर्स हैं वो मैं तुझे बेचने का वादा करता हूं और बदले में 10 लाख रुपए दे देना। ओके सर। कॉन्ट्रैक्ट कब बन गया, एग्रीमेंट कब बन रहा है? आज रात 8 बजे। सर दोनों को पता ही नहीं है कि शाम को 6 बजे ही शिप डूब चुका है। तो सर कैसा एग्रीमेंट बना रहे हैं? सर शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं, वॉइड एग्रीमेंट है। पर सर पता बाद में पड़ा ना, एग्रीमेंट बनाने के बाद में पता पड़ा ना कि हम तो शुरुआत से गलत थे। दे डिस्कवर्ड आफ्टर मेकिंग द एग्रीमेंट दैट वी वर गलत या वॉइड सिंस बिगिनिंग। यस सर। तो सर ये भी शुरुआत से गलत बट पता बाद में पड़ा है, ये शुरुआत से गलत और इसमें तो कुछ पता बाद में पड़ने की बात ही नहीं है। सर अब देखो गूगली पॉइंट या समझने वाली बात, सेक्शन 65 बोलता है कि सर ऐसे में यहां पर यदि 10 लाख रुपए एडवांस लिया हुआ है डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स में, सर 65 इसको तो कवर कर लेता है, इसको नहीं करता है। इसको तो कवर कर लेता है सेक्शन 65 की। यहाँ पर यदि मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए एडवांस ले लिए होते और बाद में पता पड़ता हम शुरुआत से गलत है तो यहाँ पर वो पैसा लौटाना पड़ता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ खुल्लम खुल्ला सामने से पता है कि आप गलत हैं शुरुआत से, वहां पर सेक्शन 65 सर कानून भी उन्हीं की मदद करता है जो थोड़ा बहुत सही रास्ते पे चलते हैं। यहाँ आप खुद ही शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हो। एक्स ने वाई को किसी का मर्डर करने के लिए बोला और बदले में 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए, इस भाई ने मर्डर ही नहीं किया। ये कैसा एग्रीमेंट है कि सर शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है? क्या इसमें कोई बाद में पता पड़ा कि मर्डर करना गलती होती है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। सर अब इसने मर्डर ही नहीं किया तो क्या ये 10 लाख रुपए वापस वसूल सकता है? नहीं सर, नहीं वसूल सकता। क्या समझ में आया? सेक्शन 65 किधर किधर मदद करेगा कि सर ये फाइनल है,
सेक्शन 65 कि सर वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट एक तो होता है नॉर्मल वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से गलत है। एक होता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। तो सर ये जो है ना सेक्शन 65 आपको यहां पर और यहां पर मदद करेगा, लेकिन यहां पर मदद नहीं करेगा। बात समझ में आ गई जी? बात समझ में आ गई। अब सेक्शन 64 वॉइडेबल वाला और सेक्शन 65 वॉइड वाला, जब जब मैं बोलूं दिमाग में फिट रखना, जब जब मैं बोलूं दिमाग में फिट रखना। एक तो मैंने इसमें मर्डर वाला एग्जांपल दिया, यस सर। एक मैंने आपको इसमें माइनर वाला एग्जांपल दिया। माइनर के लिए देखो और भी चीजें आई हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन। सर जितना पैसा माइनर के हाथ में ट्रेसेबल है उतने रुपए की चीज हम उसको लौटाने का बोल सकते हैं। ये सब अलग, माइनर के लिए थोड़ा सा केस अलग चलता है। बाकी देखो मर्डर या दूसरा आपने कोई किडनैपिंग या ऐसा कोई एग्रीमेंट बना लिया है, उसमें किसी को एडवांस दे दिया, नहीं सर, वो पैसा लौटाने के लिए आप कानून में अपनी गुहार नहीं लगा सकते। क्या 64 और 65 दिमाग में घुस गए? यस सर, 64 और 65 दिमाग में घुस गए। तो सर एक काम करो,